हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो आपका एसी सर्किट जो लेसन है, उस लेसन से जो आपके क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल, वो आईटीआई के एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो भी आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो आज का पहला वो प्रश्न है, क्या है तो सस्पेंटेंस की इकाई क्या है। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग कि किसी कंडक्टर के अंदर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और जो उस विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। जब यही चीज़ किसी कॉइल के अंदर, यानी कि जब किसी कॉइल के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम सस्पेंटेंस कहते हैं। और जो आपकी सस्पेंटेंस की इकाई होती है वो महो होती है। तो एक बात याद रखिएगा, कंडक्टेंस और सस्पेंटेंस की जो इकाई होती है क्या होती है? महो होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन को हम टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले और 50 वोल्टेज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन क्या है तो इंडक्टिव परिपथ। तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे लोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। तो एक जो मेरा लोड होता है उस लोड को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? उस लोड को हम लोग कहते हैं लाइटिंग लोड, और एक को हम लोग कहते हैं पावर लोड। तो जो मेरा लोड होता है दो प्रकार का, यह लोड होता है भार के अनुसार। किसके अनुसार? भार के अनुसार दो प्रकार का लोड होगा, पावर लोड और लाइटिंग लोड। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट के ऊपर, यानी कि जो हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं एसी सप्लाई के साथ, जो हम लोग कंपोनेंट को जोड़ते हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा लोड होता है वो लोड कितने प्रकार का होता है? तो हमारा लोड होता है आपका तीन प्रकार का। एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव लोड, और तीसरा मेरा होता है इंडक्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड का मतलब हो गया बल्ब, हीटर इत्यादि जो हैं आपके रजिस्टिव लोड हो गए। इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया आपका आपका मोटर हो गया 3 फेज का, या आपका पंखा हो गया। तो जिसमें कॉइल लगा होगा उसे हम लोग इंडक्टिव लोड कहते हैं, और जहाँ पर आपका केवल कैपेसिटर लगा होता है उसे हम लोग कैपेसिटिव लोड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न हमारा दिया गया है किसी इंडक्टिव परिपथ में। इंडक्टिव परिपथ में हमारे पास कोई कुंडली, यानी कि हमारे पास कोई कॉइल है, उस कॉइल के अंदर हम लोग 220 वोल्ट 5 एम्पीयर और 50 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो उसके अंदर जो पावर फैक्टर का वैल्यू होता है वो 0.8 आपका है। तो बताइए कि उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, जो मेरा करंट है वो 5 एम्पीयर का है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो 50 वोल्टेज का है, और जो मेरा पावर फैक्टर है वो 0.8 है आपका। हमें क्या निकालना है? तो हमें एक्सेल का वैल्यू क्या करना है? हमें एक्सेल का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो एक्सेल बराबर होता है V/I, यानी कि 240/5, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पर मेरा हो जाएगा 48 ओम। अब एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा? 48 ओम गुणे पावर फैक्टर, यानी कि 48 ओम गुणे 0.8, यानी मेरा कितना हो जाएगा? 38.4 ओम। क्या हो जाएगा मेरा? 38.4 ओम यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो 38.4 ओम आ रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वाट में दिया गया, यह मिसप्रिंट हो चुका है, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर मेरा होगा सी नंबर, और जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा? 38.4 ओम। क्या होगा मेरा? 38 मेरा यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 38.4 ओम। क्या लिखेंगे? 38 हम लोग 4 ओम लिखेंगे। तो मेरा जो सही आंसर होगा क्या होगा? मेरा सही आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है कि एसी श्रेणी परिपथ में
अनुनाद आवृत्ति यानी कि FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि AC सर्किट में हम लोग फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को किस प्रकार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे जो ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शनों में देखिएगा, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह मेरा पहला ऑप्शन क्या है कि प्रेरकत्व मान में वृद्धि कर करके, 2 नंबर जो दिया गया संधारिता मान में कमी करके, उसके बाद दिया गया है तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है तो संधारिता मान में वृद्धि करके, और जो मेरा डी नंबर में दिया गया वो क्या है तो मेरा दिया गया है कि प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। तो हम लोग जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग संधारिता मान में कमी कर देंगे। तो संधारिता मान में जब हम लोग कमी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का जो मेरा वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला मेरा प्रश्न है कि 3 कला प्रणाली में यानी कि 3 फेज सिस्टम में शक्ति गुणांक 0.5 पक्षगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है। तो एक बात याद रखिएगा कि AC सर्किट में जो हमारा सप्लाई होता है वह सप्लाई लैगिंग और लीडिंग क्या होता है, लैगिंग होता है, एक लीडिंग होता है, एक आपका होता है यूनिटी। तो आप जानिएगा कि लैगिंग क्या है, लीडिंग क्या है और आपका यूनिटी क्या है। तो AC सप्लाई में जो मेरा करंट है और मेरा वोल्टेज है, तो AC सप्लाई में करंट और वोल्टेज अपने शून्य स्थान से एक साथ चलते हैं और अपने अंतिम स्थान पर एक साथ पहुंच जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मेरा करंट और जो वोल्टेज है वह यूनिटी है। क्या है, यूनिटी है, यानी कि मेरा जो पावर फैक्टर है वह 1 है। क्लियर। जब करंट और वोल्टेज अपने एक स्थान से चलते हैं और करंट और वोल्टेज जब अपने दूसरे स्थान पर एक साथ नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेरा जो करंट और वोल्टेज है वह क्या है, आउट ऑफ फेज है। क्लियर। अब यहाँ पर बात है लैगिंग और लीडिंग। तो लैगिंग और लीडिंग का मतलब होता है कि जब करंट और वोल्टेज एक साथ अपने स्थान से चलते हैं और जहाँ पर उनको पहुँचना है उस स्थान पर यदि पहुँचने वक्त यदि मेरा वोल्टेज आगे चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC सर्किट में जब करंट मेरा वोल्टेज से आगे रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि मेरा वोल्टेज क्या कर गया, वोल्टेज मेरा लीड कर गया। जब मेरा वोल्टेज जो है वो करंट से क्या होगा, आगे होगा, तो हम कहेंगे मेरा वोल्टेज लीड कर गया। यानी कि जो राशि आगे रहेगी उसे हम लीड कहेंगे और जो राशि पीछे रहेगी उसे हम लोग लैग कहेंगे। फिर से एक बात समझिएगा, AC सर्किट में मेरा जो करंट और वोल्टेज एक साथ चलता है तो जो आगे जाएगा उसे हम लोग लीड कहेंगे और जो पीछे रहेगा उसे हम लोग लैग कहेंगे। क्लियर। AC सर्किट में करंट और वोल्टेज है, क्या है, करंट और वोल्टेज आपकी 2 राशि है। तो यदि मेरा करंट आगे जाता है तो हम कहेंगे करंट मेरा क्या कर गया, लीड कर गया, और मेरा वोल्टेज लैग कर गया। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है कि 3 फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पक्षगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि 3 फेज सप्लाई में यदि मेरा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि क्या हो गया 0.5 जो है कि आपका क्या कर गया, लैग कर गया, तो उसका मुख्य कारण क्या है। क्लियर। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शनों में जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या होगा कि अधिक प्रेरकत्व भार के कारण प्रतिगति शक्ति, यानी कि जो हमारा AC सर्किट है, इस AC सर्किट में यदि AC सर्किट में जो मेरा कॉइल है, कॉइल की संख्या यदि अधिक हो जाएगी, कॉइल का जो वैल्यू अधिक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्री पक्षगामी हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर सी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है, तो स्टार संयोजन सिस्टम में 3 कला संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। यानी कि स्टार संयोजक सिस्टम में यदि 3 फेज असंतुलित भार है तो वहाँ पर उदासीन चालक में जो धारा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो जो मेरा धारा का वैल्यू होगा क्या होगा, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। यानी कि यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है कि 3 कला 415 वोल्ट 50 वोल्टेज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना
कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है और 0.8 गुना क्या है मेरा पावर फैक्टर है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मेरा सप्लाई है वह सप्लाई दो प्रकार का आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा एपेयरिंग पावर आपका हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, रियल पावर हो जाएगा, यानी कि आभासीय पावर। क्या हो जाएगा आपका, आभासीय पावर। तो जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई होती है उसका वैल्यू आपका केवी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, केवी में दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो वैल्यू है सप्लाई का वो क्या है, आभासी है। क्या है, आभासी, यानी कि अपरेंट पावर है, रियल पावर नहीं है। तो यानी कि जो मेरा जनरेटर हो जाएगा, जो मेरा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, उसका वैल्यू केवी में दिया जाता है। और जो हमारे मोटर होते हैं, जो हमारे बल्ब होते हैं, जो हमारे लोड होते हैं, उनका वैल्यू किस में दिया जाता है, उनका वैल्यू दिया जाता है वाट में या एचपी में दिया जाता है। तो जो मेरा वाट और एचपी है वो रियल पावर है, और जो मेरा केवी है वो आभासीय पावर है। तो यहाँ पे बताना है हमें कि यहाँ पर जो मेरा वैल्यू दिया गया उसका वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 11.5 केवी। क्या हो जाएगा मेरा, 11.5 केवी यहाँ पर वैल्यू जो है हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई में जो मेरा पावर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, V गुणे √3 गुणे V गुणे I गुणे cos फाई होता है। तो हम क्या करेंगे, √3 गुणे V गुणे I गुणे cos फाई में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 11.5 केवी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बिना आंसर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर यानी कि W1 एंड W2, यानी कि हम लोग जब बिजली को मापते हैं और बिजली को नापने के लिए जब हम लोग 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं तो उस वक्त की जो रीडिंग होती है यदि पावर फैक्टर 0 होगा, यानी मेरा क्वेश्चन दिया गया कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर क्या है, 0 है। तो यदि पावर फैक्टर 0 होगा तो 2 वाट मीटर में जो मेरा रीडिंग होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसका जो मेरा वैल्यू होगा वह वैल्यू आपका हो जाएगा, कौन सा वैल्यू आपका हो जाएगा, C नंबर, यानी कि मेरा जो W और WT यानी कि वाट मीटर पहला वाला और वाट मीटर मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, के बराबर होंगे लेकिन विपरीत संकेत के साथ। तो एक बात याद रखिएगा, 3 फेज की सप्लाई को मापने के लिए हम लोग 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करते हैं और 3 वाट मीटर विधि का हम लोग उपयोग भी करते हैं। 3 फेज सप्लाई में हम लोग 3 फेज पावर को मापने के लिए हम लोग 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कौन सा दिया है, तो यहाँ पर प्रश्न मेरा दिया है 2 वाट मीटर विधि का दिया गया। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर C नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारा जनरेटर है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर और जनरेटर के द्वारा जो हम लोग को AC सप्लाई मिलती है, उस AC सप्लाई का जो वैल्यू होता है वो RMS वैल्यू होता है। क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। जब हमें मैक्सिमम वैल्यू का मान निकालना होगा, किसका मान हमको निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू का मान निकालना होगा, तो हमें RMS वैल्यू में 1.14 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, हमें 1.414 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 220। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 220 यहाँ पर हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 220, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 220 तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 220 में कितना से गुणा करेंगे, 220 में हम लोग गुणा करेंगे 1.414 से। तो जो मेरा वैल्यू होगा वो वैल्यू मेरा सही आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा सही। यहाँ पर देखिएगा RMS वोल्टेज बराबर दिया गया है 240 वोल्ट और हमें क्या निकालना, हमें मैक्सिमम वोल्टेज निकालना। तो क्या करेंगे, RMS वोल्टेज गुणे 1.414 गुणेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 339.5 वोल्ट मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 339 यानी कि C नंबर आंसर मेरा सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का
सूत्र क्या है, तो एसी सर्किट में यानी कि जो हमें रिएक्टिव पावर निकालना, रिएक्टिव पावर का मतलब हो गया हमें आभासी पावर निकालना है। तो आभासी पावर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो V गुणे I गुणे साइन फाई, क्या हो जाएगा, V गुणे I गुणे साइन फाई। तो हम क्या करें, यहाँ पर डी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है मेरा कि R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम एंड XC बराबर 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबल की गणना कीजिए। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल में मेरा जो R का वैल्यू है वो 5 ओम दिया गया है, XL का वैल्यू मेरा 36 ओम दिया गया है, XC का वैल्यू मेरा 24 ओम दिया है। हमें Z का वैल्यू निकालना है। तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे और 36 में से 24 को घटा करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, मैं रूट अंडर 25 का 25 हो जाएगा और प्लस 144 यानी कि 169, और 169 का जो वैल्यू होगा, जो उसका जो रूट का जो वर्गमूल जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा मेरा 13 ओम। तो जो मेरा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा 13 ओम, यानी कि Z का वैल्यू मेरा कितना आ गया 13 ओम। कितना आ गया मेरा Z का वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 13 ओम को हम लोग टिक आउट करेंगे, यानी कि मेरा सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न क्या है कि एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो यानी कि जो मेरी AC सप्लाई होती है, तो AC सप्लाई में मेरा जो सिंगल फेज हो जाएगा, तो सिंगल फेजों में करेंट और वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 2 फेज में 180 हो जाएगा, और 3 फेज में कितना हो जाएगा, 3 फेज में आपका 120 डिग्री का हो जाता है। तो सिंगल फेज में कितना होगा आपका 90 डिग्री का, डबल फेज में 180, और 3 फेज में आपका कितना हो जाएगा, 3 फेज में आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर 90 नंबर को टिक आउट करें, यानी मेरा जो 1 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है कि स्टार संयोजन सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा A नंबर, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर रूट अंडर 3 गुणे फेज वोल्टेज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न मेरा दिया गया है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट और 50 वोल्टेज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो मेरा लाइन धारा हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 5.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा आपका 5.2 एम्पियर। अब इसे आप किस प्रकार कैलकुलेशन करके निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आपका 3000 वाट दिया गया है, तो 3000 वाट में आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू लगभग आपका 24 वाट आएगा। और 24 वाट में जब आप लोग 415 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा वह 5.37 या 8 के समथिंग आपका आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम B नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है, तो 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक मेरा 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा और 240 वोल्ट 50 वोल्टेज AC आपूर्ति पर लेती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना, तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखिएगा, न्यूमेरिकल में मेरा जो दिया गया है वो क्या है, तो न्यूमेरिकल में दिया गया है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का है, तो रेजिस्टेंस मेरा है 2400 ओम का, और जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, जो मेरा करंट है वो 5 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी का मान मेरा 50 हर्ट्ज है, और पावर फैक्टर का मान हमको निकालना है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा V/I, यानी कि 240/5 यानी कि 48 ओम। अब cos फाई बराबर होता है R/Z, यानी कि 24/48 यानी कि 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 0.5। फिर से एक बार देखिएगा, क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर धारा 240 वोल्ट 50 वोल्टेज AC आपूर्ति पर लेता है। तो अभी आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से बता चुके हैं कि जो मेरा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर मेरा हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा 0.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C नंबर को टिक आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है अगला प्रश्न क्या है कि RLC परिपथ के प्रतिबाध की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकत्व प्रतिघात XL धारिता प्रतिघात से क्या है, कम है।
तो एक बात याद रखेगा कि RLC परिपथ में जब हमें जेड का वैल्यू निकालना होता है, किसका वैल्यू निकालना होता है, जेड का वैल्यू निकालना होता है, तो जेड बराबर क्या होता है, तो जेड बराबर मेरा होता है √R² प्लस एक्सेल, क्या हो जाएगा आपका, एक्सेल माइनस XC के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्सेल माइनस XC के स्क्वायर। यहाँ पे क्या करें, कौन सा चीज़ यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सेल का जो वैल्यू क्या है, वो एक्सेल का वैल्यू जो है वो धारिता प्रतिघात में क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा डी नंबर मेरा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर √R² प्लस √XC माइनस एक्सेल के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डी नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोध 15 ओम परिणामी प्रतिघात 20 ओम में 240 वोल्ट 50 वॉटेज AC आपूर्ति से जोड़े तो RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि प्रतिरोध R बराबर 15 ओम परिणामी प्रतिरोध X बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट 50 वॉटेज AC आपूर्ति से जोड़े तो RLC परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो हम चलते हैं अपनी न्यूमेरिकल की तरफ। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में आते हैं। न्यूमेरिकल में मेरा दिया गया है R बराबर 15 ओम, XL बराबर 20 ओम। तो जेड का वैल्यू निकालना होगा, तो जेड बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL², यानी कि √15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √225 प्लस 400 यानी कि 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल मेरा होता है 25 ओम। तो जेड बराबर कितना हो गया, जेड बराबर हो गया मेरा 25 ओम। अब पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z यानी कि 15/25 यानी कि 0.6। क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा पावर फैक्टर हो जाएगा, पावर फैक्टर का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 0.6 मेरा पावर फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे।